वेलकम टू जीनियस आईएएस। ये हमारी प्रीलिम अफेयर सीरीज का थर्ड लेक्चर है। इससे पहले हम 2 लेक्चर कर चुके हैं जो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं थर्ड लेक्चर को और देखते हैं सबसे पहले हम इसमें क्या डिस्कस करने वाले हैं। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे यूरोपियन यूनियन का एक प्लान। कौन सा प्लान? ग्लोबल गेटवे प्लान। अब ये ग्लोबल गेटवे प्लान में क्या करने वाले हैं यूरोपियन यूनियन। पहले तो एक बार ये समझ लेते हैं यूरोपियन यूनियन क्या है। यूरोप एक कॉन्टिनेंट है, एज वी ऑल नो। यूरोपियन कॉन्टिनेंट में काफ़ी सारी कंट्रीज हैं। उन कंट्रीज में से 27 कंट्रीज ने अपना एक ग्रुप बना रखा है। ठीक है, उसको वो यूरोपियन यूनियन के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। इससे पहले उसमें 28 कंट्री होती थी, लेकिन 2020 में ब्रेग्जिट के बाद ब्रिटेन जो है उस यूरोपियन यूनियन से बाहर हो गया और अब टोटल जो यूरोपियन यूनियन में 27 कंट्रीज हैं। तो उन 27 कंट्रीज ने एक प्लान बनाया है जिसका नाम उन्होंने रखा है ग्लोबल गेटवे प्लान। अब ये ग्लोबल गेटवे प्लान क्या है बेसिकली, अगर मैं इसकी आपको थोड़ा सा हिस्ट्री समझाऊं तो ये कहीं ना कहीं चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसके पैरेलल में खड़ा किया है। पहले हमें चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव समझना पड़ेगा। चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, ये 2013 में आया था बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, और यूपीएससी ने अराउंड 2016 या 17 में इस पे क्वेश्चन पूछा था कि रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव जो है वो कौन सी कंट्री का है, तो वो चाइना का है। तो रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव क्या है चाइना का? बेसिकली चाइना अपने इन्वेस्टमेंट को यूज करके दूसरी कंट्रीज में अपना एक रोड का नेटवर्क बना रहा है, या फिर जहाँ से वाटर बॉडी के थ्रू हो सकता है तो वहाँ से वाटर बॉडी के थ्रू डिफरेंट कंट्रीज से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है। क्यों कर रहा है चाइना ऐसा? क्योंकि चाइना की जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। हम किसी भी प्रोडक्ट को उठा के देखते हैं तो उसके ऊपर लिखा होता है मेड इन चाइना। तो चाइना को अपना जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसको बनाए रखने के लिए, वर्ल्ड में नंबर 1 बनने के लिए उसको अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को और बढ़ाना है। वो बेसिकली चाइना जो है वो यूएसए को सरपास करना चाहते हैं एज ए ग्लोबल पावर। और ग्लोबल पावर बनने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि आपको ट्रेड में नंबर होना पड़ेगा। तो अपने ट्रेड को और बढ़ाने के लिए चाइना अलग अलग कंट्रीज में इन्वेस्ट कर रहा है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, उनको हेल्प दे रहा है। उनको हेल्प करके, हालांकि इससे एक प्रॉब्लम भी क्रिएट हो रही है जिसको डेट ट्रैप के नाम से जानते हैं कि ये चाइना का जो है वो डेट ट्रैप है। डेट ट्रैप क्या है कि चाइना किसी भी कंट्री को लोन देता है, ठीक है, और लोन बहुत सस्ते रेट्स में देता है कि आप अपने यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए, मैं आपके यहाँ पे इन्वेस्ट करूँगा, और फिर चाइना उस कंट्री में डायरेक्टली अपने रोड्स के नेटवर्क से पहुँच जाता है अगर पॉसिबल है तो। ठीक है, और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता है जम के। इन्वेस्टमेंट करने के बाद अब वो कंट्री जो है उस डेट को चुका नहीं पाते हैं या उसके इंटरेस्ट को नहीं चुका पाते, इसके लिए उनको फिर से डेट उठाना पड़ता है। तो इस तरह से वो चाइना के डेट में फंसते जा रहे हैं। फिर चाइना अल्टीमेटली क्या करता है कि उन कंट्रीज से कोई ना कोई मोमेरेंडम करता है, कुछ ना कोई अंडरस्टैंडिंग करता है कि आप अपना ये पोर्शन हमें दे दीजिए, या इस पोर्शन को आप इतने साल के लिए हमें लीज पे दे दीजिए और हम आपके डेट फ्री कर देंगे आपको। तो ये चाइना का एक तरह का डेट ट्रैप भी है जो अलग अलग कंट्रीज पे वो कर रहा है। अल्टीमेटली कर क्यों रहा है? क्योंकि चाइना को ग्लोबल लीडर बनना है यूएसए को सरपास करके। तो अब जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है एक तरह से चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसके ही कंपैरिजन में यूरोपियन यूनियन ने अपना एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है ग्लोबल गेटवे प्लान। अब ग्लोबल गेटवे प्लान में क्या करेंगे? दे विल मोबिलाइज यूरो। अब ये यूरो क्या है? यूरोपियन यूनियन की जो 27 कंट्रीज है उनमें से 19 कंट्रीज ऐसी हैं जो एक कॉमन करेंसी को मानते हैं। आउट ऑफ 27 कंट्रीज ऑफ यूरोपियन यूनियन, 19 कंट्रीज एक पर्टिकुलर करेंसी को फॉलो करते हैं, उसको बोलते हैं यूरो। ठीक है, तो यूरो मोबिलाइज करेंगे कितने? 300 मिलियन। किसके लिए? फॉर पब्लिक एंड प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, जो मैंने समझा दिया कि कहीं ना कहीं वो चाइना का जो प्लान है उसको ओवरपास करना चाह रहे हैं, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका को ये लग रहा है कि ऐसे तो चाइना जो है वो डोमिनेंस में आ जाएगा। और चाइना का डोमिनेंस में आना गलत इसलिए है क्योंकि चाइना में डिक्टेटरशिप है, वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, और जब डिक्टेटरशिप होती है तो उससे प्रॉब्लम होगी ही होगी। इसलिए यूरोपियन यूनियन, जहाँ पे मोस्टली कंट्रीज में डेमोक्रेसी है, और यूएसए जो अपने आप में वर्ल्ड की ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है, तो वो ये नहीं चाहते कि चाइना जो है उनको ओवरटेक करे। ठीक है, इसलिए इसको हम नॉर्मल वे में एक वेस्ट भी बोलते हैं कि वेस्ट कंट्रीज, वेस्ट विद द डब्ल्यू कैपिटल।
ठीक है, इसको हम वेस्ट बोलते हैं कि वर्ल्ड जो है वेस्ट और ईस्ट में बटा हुआ है। ये कभी हम हिस्ट्री के लेक्चर में और डिटेल में देखेंगे। तो वेस्टर्न कंट्रीज जो है वो ये नहीं चाहते कि चाइना का डोमिनेंस हो, तो उस डोमिनेंस को ओवर पावर करने के लिए उन्होंने एक प्लान चलाया जिसको बोला गया है ग्लोबल गेटवे प्लान। तो क्या ये ऐसा पहला प्लान था जो चाइना के रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव के अगेंस्ट में चलाया गया था? नहीं, इससे पहले भी एक प्लान और भी चलाया गया था, B3W प्रोजेक्ट। ये B3W क्या है? बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। ठीक है, ये प्लान चलाया था। ये प्लान को का जो इनिशिएटिव लिया गया था वो लिया गया था G7 कंट्रीज द्वारा। अब ये G7 कंट्रीज क्या है? ये रिचेस्ट डेमोक्रेसी हैं वर्ल्ड की, जो टॉप 7 रिचेस्ट डेमोक्रेसी है वर्ल्ड की, वो G7 कंट्रीज का उन्होंने अपना एक ग्रुप बना रखा है। तो इन कंट्रीज ने भी अल्टीमेटली, इनमें भी कुछ यूरोपियन कंट्रीज हैं, अमेरिका है, कनाडा है, तो वही वेस्टर्न कंट्रीज है मोस्टली, जो ये नहीं चाहते कि चाइना का डोमिनेंस हो। तो उन्होंने अपना एक पहले भी ऐसा इनिशिएटिव चलाया था, B3W बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। और उससे पहले 3 कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, जापान और USA, इन 3 ने मिलकर एक और भी चलाया था, ब्लू डॉट नेटवर्क। तो ये ब्लू डॉट नेटवर्क, B3W और ये जो ग्लोबल गेटवे प्लान है, ये कहीं ना कहीं वेस्टर्न कंट्रीज द्वारा चलाए गए हैं मोस्टली। और किस चीज़ के लिए चलाए गए हैं? ताकि चाइना का जो डोमिनेंस है उसको ओवर पावर किया जा सके। चाइना जो कंट्रीज को डेट ट्रैप में फंसा के अपना डोमिनेंस स्थापित करना चाहता है वर्ल्ड पे, उसको रोका जा सके। तो हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे के सारे टर्म इंपॉर्टेंट है कि ब्लू डॉट नेटवर्क किसका है? ऑस्ट्रेलिया, जापान, USA का। B3W इनिशिएटिव किसका है? G7 कंट्रीज का। और ग्लोबल गेटवे प्लान किसका है? EU का। तो टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग ये सारे के सारे प्रीलिम एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो अभी एक बार G7 कंट्रीज को देख लेते हैं, क्योंकि G7 कंट्रीज का जिक्र आया है। तो G7 कंट्रीज कौन कौन सी हैं? G7 कंट्रीज को आप एक न्यूमोनिक से याद कर सकते हो, फिग जूस। ठीक है, जूस की स्पेलिंग JWC है। तो फिग जूस में क्या है? फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान, US, UK, कनाडा, ये 7 कंट्रीज हैं जो अपने आप का, इनका एक इनफॉर्मल ग्रुप है जिसको ये G7 बोलते हैं। और यही G7 कंट्रीज जो है वो G20 में भी थी, जो हमने लास्ट सेकंड प्रीलिम्स अफेयर में देखा था, G20 कंट्री। तो G20 कंट्री का पार्ट है G7 ग्रुप। ठीक है, अब ये कब बना? 1975 में बना। ठीक है, किस लिए बना? ऑब्वियसली ये जितने भी G7, G4, ब्रिक्स, जितने भी ये ग्रुप्स हैं, ये कहीं ना कहीं आपस में ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए, इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन के लिए ही बनाए जाते हैं मोस्टली। तो इन सब का थीम घुमा फिरा के वही रहता है, इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। ठीक है, वो हमसे ज़्यादा पूछा भी नहीं जाएगा एग्जाम में, तो इसलिए इतना ज़्यादा जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि ये किस लिए बने हुए हैं। मोस्टली जो है वो इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन के लिए बने हुए हैं कहीं ना कहीं। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है? एक चीज़ तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्या इंडिया उनका पार्ट है? दूसरा, अगर इंडिया पार्ट नहीं है तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर के साथ अगर उनकी कोई एनुअल मीट होती है जिसको समिट बोलते हैं, तो उनकी एनुअल मीट कहाँ पे हुई थी? ठीक है, और चौथा, कुछ ऐसे हैं जिनका ये इंपॉर्टेंट है कि उनका फाउंडिंग ईयर कौन सा था। ठीक है, तो G7 एक इंपॉर्टेंट ग्रुप है, इसका फाउंडिंग ईयर हो जाएगा 1975। इससे पहले ये G8 था। जब ये G8 था तो एक कंट्री रसिया और इसका पार्ट था। ठीक है, लेकिन रसिया ने यूक्रेन, एक कंट्री है, ठीक है, उसके एक पोर्शन को इलीगली हथियाना चाहा 2014 में। तो उसके बाद जो बाकी की 7 कंट्रीज थी, उन्होंने रसिया को, उन्होंने म्यूचुअली डिसाइड कर लिया कि हम रसिया को इस ग्रुप से बाहर कर देंगे। तो ये G8 से G7 बन गया। अर्लियर ये G8 हुआ करता था। ठीक है, तो G7 कंट्रीज हमने देख ली। ये इसका कोई फॉर्मल हेडक्वार्टर भी नहीं है, जैसे हमने देखा था G20 का कोई फॉर्मल हेडक्वार्टर नहीं है, तो उसी तरह से G7 का भी कोई फॉर्मल हेडक्वार्टर नहीं है एज सच। ठीक है, लेकिन 47th जो समिट हुई है G7 कंट्रीज की 2021 में, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हुई है, क्योंकि कोरोना की वजह से कोई भी समिट जो है वो फिजिकली नहीं हो पाई, तो सारी की सारी समिट जो है वो वर्चुअली चल रही थी। तो G7 जो समिट हुई थी वो हुई थी कॉर्नवॉल में। कॉर्नवॉल कहाँ पे है? कॉर्नवॉल है UK में, यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है, और कॉर्नवॉल में भी एक जगह थी कार्बिस बे। तो हमें न्यूज में, तो ये न्यूज में था कार्बिस बे, तो वहां पे एक डिक्लेरेशन हुआ है, कार्बिस बे डिक्लेरेशन।
अब ये कार्बिस बे डिक्लेरेशन में क्या बात हुई वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है इतना डीपली जाना, बस हमें ये ध्यान रखना है कि कार्बिस बे डिक्लेरेशन इज रिलेटेड टू G7 कंट्रीज, कि G7 कंट्रीज के जो ग्रुप ऑफ लीडर्स हैं वो आपस में मिले, उन्होंने कोई पर्टिकुलर डिसीजंस लिए, किन इकोनॉमिक इश्यूज पे उन्होंने बात की, ठीक है, तो उन्होंने एक डिक्लेरेशन देते हैं, बाद में वो हर एक समिट के बाद में होता है। तो करीबन ये लगा के चलिए 40-50 ऐसी इंपॉर्टेंट समिट होती होंगी हर साल, तो हर एक की अपनी एक डिक्लेरेशन आती है। तो सबकी डिक्लेरेशन में क्या लिखा हुआ है ये प्रीलिम के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि कुछ समिट्स का मेन के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो, लेकिन प्रीलिम के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रीलिम के हिसाब से सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता हो कि कार्बिस बे डिक्लेरेशन इज रिलेटेड टू G7 कंट्रीज, ठीक है। और G7 कंट्री की मीटिंग कहाँ पे हुई है? कॉर्नवॉल में हुई है, और कॉर्नवॉल कहाँ पे है? यूनाइटेड किंगडम में है, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। अब जब G7 कंट्रीज की बात हो रही है तो अब बात कर लेते हैं FATF की। FATF स्टैंड फॉर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। अब ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ये भी G7 कंट्रीज का इनिशिएटिव है। तो G7 कंट्रीज ने टेररिस्ट फंडिंग को रोकने के लिए और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए, ठीक है, कि जो कंट्रीज को काफ़ी सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो टेररिज्म को फंडिंग करती हैं, ठीक है, जैसे पाकिस्तान हो गया, और अभी अगर आप देखोगे कि तालिबान के आने से अफगानिस्तान भी हो गया। ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फंडिंग करती हैं टेररिज्म को। तो ऐसी कंट्रीज को फंडिंग से रोकने के लिए जो G7 कंट्रीज हैं उन्होंने एक ग्रुप बनाया, उसको बोला फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का काम ये होता है कि ये पूरे वर्ल्ड में कंट्रीज पे ध्यान रखता है कि कौन सी कंट्री ऐसी हैं जो टेररिज्म को फंडिंग कर रही हैं, अगर कर रही हैं तो उन पे कोई ना कोई एक्शन लिया जाए, ठीक है। अब ये ऐसा कैसे हो सकता है कि कुछ 7 कंट्री मिलके बाकी कंट्रीज पे एक्शन ले लेंगी? तो ये इस तरह होता है कि आप ऐसा समझो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उसकी करेंसी है डॉलर, और वर्ल्ड में जितना भी व्यापार होता है, जितना भी ट्रेड होता है वो डॉलर्स में होता है। तो अगर अमेरिका कोई रिस्ट्रिक्शन लगा देता है डॉलर को लेके किसी एक पर्टिकुलर कंट्री पे, तो उसका ट्रेड करना मुश्किल हो जाता है। जैसे सपोज कोई कंट्री है ए, वो कंट्री बी से कुछ परचेज कर रही है, तो इनमें आपस में जो पेमेंट होगी वो डॉलर में होती है। अब आप ये आपस एक दूसरे की करेंसी क्यों नहीं लेते? क्योंकि इनको ये पता है कि डॉलर जो है वो यूएसए की करेंसी है, और यूएसए में रूल ऑफ लॉ है, डेमोक्रेसी इतनी स्ट्रोंग है कि यूएसए का फॉल डाउन नहीं हो सकता। सिर्फ यही एक रीजन है कि जिसकी वजह से उन लोगों को ये विश्वास है कि डॉलर तो चलेगा ही चलेगा। हो सकता है कि बी कंट्री की करेंसी कल को खत्म हो जाए, ठीक है, जैसे जिम्बाब्वे की हो गई थी, वहाँ पे हाइपर इन्फ्लेशन आ गया था, या फिर वेनेजुएला की करेंसी खत्म हो गई थी कुछ टाइम पहले, वहाँ पे भी हाइपर इन्फ्लेशन आ गया था। तो इस तरह से उन कंट्रीज़ को ये लगता है कि अगर हम डॉलर में ट्रेड करेंगे तो जो अमेरिका है वो सेफ़ है। उन्हें ये पता है कि अमेरिका सेफ़ है, और अमेरिका जब तक सेफ़ है तब तक डॉलर सेफ़ है, तो डॉलर सेफ़ है तो हम लोग भी सेफ़ हैं। इसलिए मोस्टली ट्रेड जो होता है वर्ल्ड में वो डॉलर में होता है, ठीक है। तो यूएसए क्या करता है, उन कंट्रीज पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा देता है जो उनकी बात नहीं मानते हैं। तो इस तरह से ये बाकी कंट्रीज पे कंट्रोल रखते हैं। तो मेनली ये 2 काम करता है FATF, मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करता है, ठीक है, और टेररिज्म फाइनेंसिंग को कंट्रोल में करता है कि कोई कंट्री टेररिज्म पे फाइनेंस ना कर रही हो, ठीक है। अब इसका सेक्रेटरीट है, इसका एक हेड ऑफिस है। जैसे हमने पढ़ा G20 का कोई हेड ऑफिस नहीं है, G7 का कोई हेड ऑफिस नहीं है, लेकिन FATF का हेड ऑफिस है। कहाँ पे है? पेरिस में। कौन सी जगह पे है? एक और ऑर्गेनाइजेशन है जो हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD। ये OECD का हेडक्वार्टर है पेरिस में, ठीक है, पेरिस फ्रांस में, ठीक है। तो पेरिस में OECD का हेडक्वार्टर है, वहीं पे FATF का हेडक्वार्टर भी है। तो FATF का कोई अलग से हेडक्वार्टर नहीं है, जहां पे OECD का हेडक्वार्टर है वहीं पे आपका FATF का हेडक्वार्टर है। OECD के हेडक्वार्टर में ही FATF का हेडक्वार्टर है। अब लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, OECD हम बाद में पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन आपको अभी बता दूं कि इंडिया जो है वो OECD का मेंबर नहीं है। इंडिया इज नॉट द मेंबर ऑफ OECD कंट्री, ठीक है। देन मेंबर कितने हैं इस FATF में? टोटल 37 मेंबर हैं अभी तक, ठीक है, और इंडिया इसका एक मेंबर है। किसका मेंबर है इंडिया? FATF का। लेकिन किसका नहीं है? OECD का मेंबर नहीं है, और G7 का मेंबर भी नहीं है इंडिया। हालांकि जब G7 समिट होती है तो हम देखते हैं कि इंडिया वहां पे इनवाइटेड होता है, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी वहां पे इनवाइटेड होते हैं, तो वो एक गेस्ट अपीयरेंस में इन्विटेशन होता है। लेट्स सपोज जैसे अब की बार यूके में हुआ है, सपोज क्या करना, अब की बार यूके में यूके में हुआ है कॉर्नवॉल में, तो यूके जो है अपनी तरफ से इन्वाइट कर लेगा कि हम
किन्हीं एक कंट्री या 2 कंट्री को ऐसे गेस्ट अपीयरेंस में इनवाइट करना चाह रहे हैं, तो 7 कंट्री तो वो होती ही होती हैं और 1 या 2 कंट्री को वो गेस्ट एज ए गेस्ट अपॉइंट कर लेते हैं अपनी मर्जी से। तो इस तरह से हम लोग G7 में कभी कभी पार्टिसिपेट कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन एज सच इंडिया G7 का मेंबर नहीं है, G20 का मेंबर है, OECD का मेंबर नहीं है, FATF का मेंबर है। ये सारे के सारे फैक्ट प्रीलिम के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हमने देखा FATF के बारे में। अब FATF जो है वो 2 लिस्ट जारी करता है, उन लिस्ट को भी देख लेते हैं एक बार। पहली लिस्ट होती है ग्रे लिस्ट और दूसरी लिस्ट होती है ब्लैक लिस्ट। ये दोनों लिस्ट पिछले कुछ ईयर से बहुत ज्यादा न्यूज में है। क्यों न्यूज में है? क्योंकि पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म फंडिंग को लेके FATF की ग्रे लिस्ट में है। तो जब कोई कंट्री FATF के ग्रे लिस्ट में आ जाती है तो उसके साथ क्या होता है, उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी रिस्ट्रिक्शन लगना स्टार्ट हो जाती है, या उनको समझाया जाता है कि अगर आप लोग नहीं सुधरोगे तो हम आप पे फर्दर रिस्ट्रिक्शंस लगा देंगे। फर्दर रिस्ट्रिक्शंस कब लगाएंगे? जब आप ब्लैक लिस्ट में आ जाओगे। तो पाकिस्तान के ऊपर ये खतरा मंडराया हुआ है कि वो कब ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में आ सकता है टेररिज्म फंडिंग को लेके, ठीक है। तो ग्रे लिस्ट, कंट्री दैट आर कंसीडर्ड सेफ हेवन फॉर सपोर्टिंग टेररिज्म फंडिंग। और हमें पता है कि पाकिस्तान से बढ़िया कौन सी कंट्री है जो सेफ हेवन देता है टेररिज्म को, ठीक है। एंड मनी लॉन्ड्रिंग आर पुट इनटू FATF ग्रे लिस्ट। दिस इंक्लूड दिस इंक्लूजन सर्व्स एज ए वार्निंग। इससे क्या होता है, वार्निंग दे देते हैं और थोड़े बहुत रिस्ट्रिक्शन लग जाते हैं, कुछ माइन्यूट, ठीक है, वार्निंग मिल जाती है, ठीक है। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या करता है, जब कोई कंट्री किसी फाइनेंशियल क्राइसिस में आ जाता है तो उस फाइनेंशियल क्राइसिस में आई हुई कंट्री को ये लोग लोन प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो वो लोन मिलने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है अगर कोई कंट्री ग्रे लिस्ट में आ गई है। अगर किसी कंट्री को एट ए टाइम लोन की रिक्वायरमेंट पड़ गई है, किस लिए पड़ सकती है लोन की रिक्वायरमेंट? सपोज फॉरेन से कोई ट्रेड करना है, ऑयल को ही ट्रेड करना है, लेट्स सपोज क्रूड ऑयल को ट्रेड करना है, तो क्रूड ऑयल को ट्रेड करोगे तो पेमेंट डॉलर में करनी पड़ेगी। अगर मेरे पास डॉलर नहीं है तो मुझे IMF से लेने पड़ेंगे या किसी कंट्री से हेल्प लेनी पड़ेगी। तो वो कंट्रीज जो है हेल्प वैसे नहीं कर पाती नॉर्मली, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल हेल्प नहीं कर पाते। अदर देन अगर हम सोचें कि कोई चाइना जैसी कंट्री है जो अपने फ़ायदे के लिए हेल्प कर दे, तो नॉर्मली कंट्रीज जो है डॉलर्स के रूप में बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो फिर क्या होता है, IMF एक रास्ता बचता है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास जाएं और वहां से हम पैसे बोरो कर लें। तो अगर कोई कंट्री ग्रे लिस्ट में आ जाता है FATF की, तो उसके लिए IMF के पास जाने का रास्ता भी बंद होने लग जाता है। और अगर वो ब्लैक लिस्ट में आ गया है तो फिर तो उसके ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लग जाते हैं और उसको फंडिंग मिलनी भी बंद हो जाती है। तो इसलिए ये ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट, 2 लिस्ट FATF की काफी न्यूज में है पिछले कुछ टाइम से, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखेंगे यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन जैसे मैंने स्टार्टिंग में बता भी दिया था कि यूरोप की 27 कंट्रीज का एक समूह है यूरोपियन यूनियन। पहले 28 होती थी, लेकिन अभी जो है UK उससे बाहर कर गया, ठीक है, या ब्रिटेन उससे बाहर कर गया, ठीक है, और उसको बोलते हैं ब्रेग्जिट। ब्रेग्जिट जो हुआ है 2020 में हुआ है। ब्रेग्जिट एक पोर्टमोन्ट्यू वर्ड है किसके लिए? ब्रिटेन प्लस एग्जिट। पोर्टमोन्ट्यू वर्ड क्या होते हैं? वो वर्ड होते हैं जो 2 वर्ड से मिलके बने होते हैं, ठीक है। तो ब्रिटेन से BR ले लिया और एग्जिट से एग्जिट। तो ब्रिटेन का एग्जिट कहां से एग्जिट होना? यूरोपियन यूनियन से, उसको हम बोलते हैं ब्रेग्जिट, ठीक है। तो ब्रेग्जिट जो हुए वो 2020 में हुई है, जहां पे ब्रिटेन ने जो यूरोपियन यूनियन है उसको छोड़ दिया है, ठीक है। अब तो यूरोपियन यूनियन क्या है? पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके 27 मेंबर्स हैं, ठीक है। फाउंडेड कब हुआ था? ये हुआ था 1 नवंबर 1993 में, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर नीदरलैंड में है। नीदरलैंड में एक प्लेस है मास्ट्रिक्ट के नाम से, मास्ट्रिक्ट नाम से एक प्लेस है नीदरलैंड में, वहां पे इसका हेडक्वार्टर है। और नीदरलैंड की जो कैपिटल है वो है एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम में हेडक्वार्टर है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का। ये क्वेश्चन UPPCS ने पूछ लिया था, आई थिंक पिछले 2-3 साल में एक बार पूछा था। ग्रीन पीस इंटरनेशनल, ग्रीन पीस इंटरनेशनल क्या है? UPPCS ने पूछा था ये क्वेश्चन।
तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल इन्वायरमेंट के फील्ड में काम करने वाली एक तरह की एक एनजीओ है, ठीक है। तो उसका हेडक्वार्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसका हेडक्वार्टर एम्स्टर्डम में है, और एम्स्टर्डम इज द कैपिटल ऑफ नीदरलैंड। नीदरलैंड, नीदर का मतलब होता है बिलो और लैंड, तो यहाँ नीदरलैंड जो है वो जो नॉर्मल सी लेवल है उससे नीचे है, इसलिए इसका नाम नीदरलैंड है, और पहले इसको हम हॉलैंड भी बोलते थे, ठीक है। और वहीं पे एक प्लेस है मास्ट्रिक्ट। मास्ट्रिक्ट में क्या हुआ था, मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी हुई थी, और ये मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी से क्या निकल के आया था, इससे निकल के आया था यूरोपियन यूनियन। ये आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है एग्जाम में, यूरोपियन यूनियन कौन सी ट्रीटी के थ्रू आया था, या फिर आपसे पूछ लिया जाए कि मास्ट्रिक्ट ट्रीटी जो है वो किससे रिलेटेड है, तो यूरोपियन यूनियन की फॉर्मेशन से रिलेटेड है। क्लियर है। और वहीं हमने देख लिया नीदरलैंड की कैपिटल एम्स्टर्डम, और वहाँ पे हेडक्वार्टर है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का। यूरोपियन यूनियन के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन एग्जाम में प्रीलिम के हिसाब से चाहिए हम उतनी ही कवर करेंगे। वैसे यूरोपियन यूनियन को हम बहुत डिटेल में पढ़ सकते हैं अगर चाहें तो, लेकिन अगेन उसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस नहीं मिलने वाला है। यूरोपियन कमीशन, यूरोपियन कमीशन क्या है, यूरोपियन यूनियन के जो है 7 मेन आर्म है, 7 मेन मेंबर, 7 मेन उसके डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर, जैसे यूरोपियन सेंट्रल बैंक है, यूरोपियन कमीशन है, ठीक है, काउंसिल ऑफ यूरोप है, ऐसे अलग अलग करके 7 अलग अलग ब्रांच है, एक तरह से बोल सकते हैं ईयू की, ठीक है। हम सातों नहीं पढ़ेंगे डिटेल में, हमारे काम की नहीं है प्रीलिम के हिसाब से बहुत ज़्यादा, लेकिन कुछ पढ़ेंगे हम जो इंपॉर्टेंट है। तो यूरोपियन कमीशन है एक ऐसा, यूरोपियन कमीशन का काम क्या है, ये एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, किसकी एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, यूरोपियन यूनियन की, ठीक है। यूरोपियन यूनियन में जो भी डिसीजन लिए जाते हैं उनको एग्जीक्यूशन कैसे होगा वो इस कमीशन के थ्रू होता है, यूरोपियन कमीशन के थ्रू। इस यूरोपियन कमीशन का हेडक्वार्टर 2 जगह पे है, एक तो है ब्रुसेल्स बेल्जियम, और ब्रुसेल्स बेल्जियम में ही नाटो का हेडक्वार्टर है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ग्रुप ऑफ कंट्रीज जिसमें यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज है, उसको हम फिर कभी कवर करेंगे, लेकिन आप ये ध्यान रखना कि नाटो का हेडक्वार्टर जो है वो ब्रुसेल्स में है। और ब्रुसेल्स कहाँ है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, और बेल्जियम में ये हेडक्वार्टर है यूरोपियन कमीशन का, ठीक है। दूसरा इसका हेडक्वार्टर है लग्जमबर्ग सिटी में। लग्जमबर्ग सिटी जो है एक यूरोपियन कंट्री है, लग्जमबर्ग इसकी कैपिटल है। साथ में आप ये भी ध्यान रखना, लग्जमबर्ग वाज द फर्स्ट कंट्री जिसने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री कर दिया था। पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाज टोटली फ्री, वाज नहीं इज टोटली फ्री, और इसको काफी टाइम पहले, कई साल पहले, ये पहली कंट्री बनी थी जिसने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बिल्कुल फ्री कर दिया था। लग्जमबर्ग एक बिल्कुल छोटी सी कंट्री है, इंडिया का तो बहुत सारे मोस्टली स्टेट्स भी उससे बड़े हैं, ठीक है। तो इतने अपने आप में ये छोटी सी कंट्री है लग्जमबर्ग। देन उसके बाद नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे काउंसिल ऑफ यूरोप। काउंसिल ऑफ यूरोप भी जो 7 मेन आर्म है यूरोपियन यूनियन की उनमें से एक है, ठीक है। तो यूरोपियन काउंसिल ऑफ यूरोप भी बोल देते हैं, और यूरोपियन यूनियन भी बोल देते हैं, या यूरोपियन काउंसिल भी बोल देते हैं इसको, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर है स्ट्रासबर्ग में। स्ट्रासबर्ग कहाँ पे है, फ्रांस में। अब फ्रांस में ही एक जगह है लियोन, फ्रांस में लियोन में हेडक्वार्टर है इंटरपोल का, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इंटरपोल 8 नोटिस सर्व करता है, अलग अलग कलर के, ब्लैक, रेड, येलो, अलग अलग कलर के नोटिस देता है इंटरपोल, ठीक है। तो इंटरपोल क्या है, बेसिकली इंटरनेशनल पुलिस के लिए हम एक छोटा वर्ड बोल देते हैं इंटरपोल, ठीक है। तो इंटरपोल इंटरनेशनल एक पुलिस है, जैसे हमारे यहाँ पे लोकल पुलिस है, तो इंटरनेशनल लेवल पे एक पुलिस है। सभी कंट्रीज ने मिलके एक समूह बना रखा है कि यहाँ ये जो अगर आपस में हमें कोई ऐसा क्राइम रिलेटेड कोई भी एक कंट्रोल करने के लिए अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उसको वो जो है यहाँ पे इंटरपोल है। तो इंटरपोल का हेडक्वार्टर है लियोन, फ्रांस में, और ये 8 तरह का नोटिस सर्व करता है। ये प्रीलिम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। देन यूरोपियन काउंसिल कंसिस्ट ऑफ द हेड्स ऑफ द स्टेट और गवर्नमेंट ऑफ द EU मेंबर स्टेट्स टुगेदर विद इट्स प्रेसिडेंट एंड यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट। ये इसकी टोटल कि यूरोपियन काउंसिल जो है वो कैसे बना है, ये उसके बारे में है कि यूरोपियन काउंसिल का स्ट्रक्चर इन लोगों से मिलके बनता है, ठीक है। हमारे जो मेन इंपॉर्टेंट है वो यही है कि स्ट्रासबर्ग फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। ये PCS पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, HCS के हिसाब से या UPPCS के हिसाब से, RS के हिसाब से। तो PCS एग्जाम में ये हेडक्वार्टर पूछे जाते हैं, इसलिए हम इनको कवर कर रहे हैं, अदरवाइज बहुत ज़्यादा कुछ कवर करने के लिए इनमें है नहीं। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे यूरोपियन सेंट्रल बैंक।
यूरोपियन सेंट्रल बैंक भी ईयू की जो 7 मेन आर्म है या ऑर्गेनाइजेशन है उनमें से एक है। यूरोपियन सेंट्रल बैंक का हेडक्वार्टर जो है वो है फ्रैंकफर्ट में, और फ्रैंकफर्ट जो है वो जर्मनी में है। और यूरोपियन सेंट्रल बैंक की जो प्रेसिडेंट है वो है क्रिस्टीना लेगार्ड। क्रिस्टीना लेगार्ड के बारे में खास बात यह है कि ये फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट थी आईएमएफ की, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। वाशिंगटन डीसी है यूएसए में, तो यूएसए में वाशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का काम है क्राइसिस में फंसी हुई कंट्रीज को, फाइनेंशियल क्राइसिस में फंसी हुई कंट्रीज को लोन प्रोवाइड करना सस्ते रेटों पे, ठीक है। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जो पहली फीमेल प्रेसिडेंट थी वो थी क्रिस्टीना लेगार्ड। और क्रिस्टीना लेगार्ड, इसके साथ हम ये भी, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, फ्रांस की फर्स्ट फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर भी थी ये, ठीक है। और अभी ये प्रेसिडेंट है किसकी? यूरोपियन सेंट्रल बैंक की। हमें इतना ही ध्यान रखना है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, और इसकी प्रेसिडेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है, बाकी का हमने इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि वो एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की, वर्ल्ड की, उनकी पहली फीमेल प्रेसिडेंट रह चुकी हैं, तो इसलिए हमने इनका नाम भी देख लिया, क्रिस्टीना लेगार्ड का। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ये इससे ही रिलेटेड कंसेप्ट था, तो इसलिए हमने इसको साथ में ही कवर कर लिया है। यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, कुछ टाइम पहले इंडिया इसका 69th मेंबर बन गया था, ठीक है। तो अगर, वैसे और सी बात है कि यूरोप में रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट के लिए जो बैंक है उसका इंडिया मेंबर होगा, तो हमें जनरली अगर एग्जाम में पूछ लिया गया तो हमें समझ में नहीं आएगा। या आपसे पूछ ले कोई क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इंडिया इज द मेंबर, तो आपको ऑप्शंस गिवन हो और एक ऑप्शन में आपको गिवन हो यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, तो हम जनरली इसको मार्क नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमें मेन जो बात है ध्यान यही रखनी है, ये यूपीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इंडिया जो है मेंबर है किसका? यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट का। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है वो इंपॉर्टेंट है, इसका हेडक्वार्टर है लंदन में, और लंदन है यूके में, यूनाइटेड किंगडम में। यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, फाउंडेड हुआ था 1991 में, ठीक है, एज ए मल्टीलेटरल डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट बैंक। मतलब बहुत सारे अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे काम करेगा ये, और एक तरह से इन्वेस्टमेंट बैंक है। इन्वेस्टमेंट बैंक का काम होता है अलग अलग प्रोजेक्ट्स को फंडिंग प्रोवाइड करना, ठीक है। जो डेवलपमेंट के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं उन सबको फंडिंग प्रोवाइड करना। तो हमें सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, इंडिया इसका मेंबर बन गया था। अगर 69 याद कर पाओ रख सको तो बेटर है, नहीं तो सिर्फ इतना याद रखना कि इंडिया इसका मेंबर है, ठीक है। इससे पहले हमने यूरोपियन सेंट्रल बैंक किया था, इंडिया उसका मेंबर नहीं है, ठीक है। ईयू का मेंबर भी नहीं है इंडिया, लेकिन इसका इंडिया मेंबर है। तो इंडिया जिन जिन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है वो हमारे लिए सारी की सारी इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट चलते हैं, अब एक छोटा सा कंसेप्ट देखेंगे, 3 अलग अलग टर्म्स, ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम और ब्रिटिश आइल्स। ये जो पूरा का पूरा मैप है ये ब्रिटिश आइल्स का है, या यहां से देख लीजिए ये पूरा का पूरा मैप जो है ब्रिटिश आइल्स का है। आइल्स का मतलब है ग्रुप ऑफ आइलैंड, ठीक है। तो ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं। आइलैंड क्या होता है? आइलैंड लैंड का वो हिस्सा होता है जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है। तो अब यहां पे देखो ये 3 कंट्री हैं। ये कंट्री है स्कॉटलैंड, ठीक है, ये है ब्रिटेन, और ये है वेल्स, और ये इंग्लैंड बोल लो या ब्रिटेन बोल लो। तो इन 3 कंट्रीज से मिलके वेल्स, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड, ये 3 कंट्री मिलके बनाती हैं ग्रेट ब्रिटेन। अब अगर इन 3 कंट्रीज में हम, ये है आयरलैंड, यहां पे 2 कंट्री हैं, नॉर्दर्न आयरलैंड और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। तो जो नॉर्दर्न आयरलैंड है वो ये है जो ब्लू में आपको दिख रहा है। तो नॉर्दर्न आयरलैंड को मैं स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स के साथ ऐड कर दूं तो वो बन जाएगा यूनाइटेड किंगडम। या दूसरी टर्म में मैं बोलूं कि ग्रेट ब्रिटेन में अगर मैं नॉर्दर्न आयरलैंड को ऐड कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम की कैपिटल भी लंदन है और ब्रिटेन की कैपिटल भी लंदन है, ठीक है। देन अब इसके बाद बच गया आयरलैंड, जो ये रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है, ये वाली कंट्री। अगर मैं रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड को भी ऐड कर लूं इन बाकी सबके साथ तो ये बन जाएगा ब्रिटिश आइल्स, ठीक है। इसमें आ जाएगा स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड
और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, ये सारे मिलके बनाते हैं ब्रिटिश आइल्स। तो ये एक कंसेप्ट है जो आपसे पूछा जा सकता है, नॉर्मली पूछे जाने की पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन हमें कंफ्यूजन दूर करने के लिए पता होना चाहिए कि ये ब्रिटेन क्या है, ग्रेट ब्रिटेन क्या है, यूनाइटेड किंगडम क्या है और ब्रिटिश आइल्स क्या है। ये सब चारों अलग अलग टर्म्स है, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और इंपॉर्टेंट है, स्कॉटलैंड में एक प्लेस है ग्लासगो। ग्लासगो में UNFCCC की COP26 हुई है अभी पीछे, ठीक है, 2021 में। तो ये हमने पूरा एक लेक्चर भी कवर किया जो हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये UNFCCC की फुल फॉर्म है, उसकी COP26 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 हुई है ग्लासगो नामक प्लेस पे, और ये ग्लासगो जो है स्कॉटलैंड में है। ठीक है, और दूसरा हमने आज ही पढ़ा था कॉर्नवॉल में कार्बेस बे डिक्लेरेशन भी हमने पढ़ा था। तो कॉर्नवॉल जो है वो भी ब्रिटेन में है, वो भी यूके में है, और वहां पे G7 कंट्रीज की मीटिंग हुई है। तो G7 कंट्रीज और UNFCCC की COP26 दोनों की दोनों जो है वो यूके में हुई है, मैं ये बोल सकता हूं, या फिर ये बोल सकता हूं कि ग्रेट ब्रिटेन में हुई है। ठीक है, नेक्स्ट एक चीज और देखेंगे, फिर हम लेक्चर को ओवर करेंगे। यूरो वैसे मैं पहले बता चुका हूं कि यूरोपियन यूनियन है उसकी 27 कंट्रीज हैं, लेकिन 27 कंट्रीज में से 19 कंट्रीज ऐसी हैं जो एक करेंसी को फॉलो करती हैं, एक करेंसी को मानते हैं, उसको वो बोलते हैं यूरो। ठीक है, तो वो यूरो जो है ऑफिशियल करेंसी है किसकी, EU की, यूरोपियन यूनियन की, लेकिन उसकी सारी की सारी कंट्रीज उस करेंसी को फॉलो नहीं करती, तो ये आपको ध्यान रखना है। देन एक यूरोजोन क्राइसिस हो गया था 2010 में, तो इसका सिर्फ आप ईयर याद रख लेना, प्रीलिम के हिसाब से सिर्फ ईयर ही इंपॉर्टेंट है। यूरोजोन क्राइसिस क्यों हुआ था, क्योंकि 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस था, जो यूएसए से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, तो ये उसका ही कहीं ना कहीं रिजल्ट था जो पूरे के पूरे यूरोप में पहुंच गया था और वहां पे यूरोजोन क्राइसिस हो गया था। यूरोजोन क्राइसिस को हम कभी कंसेप्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे, प्रीलिम के हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि यूरोजोन क्राइसिस जो हुआ था वो 2010 में हुआ था। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। यहाँ पे हमने आज काफी सारे कंसेप्ट देखे, FATF देखा, G7 देखा, ठीक है, देन उसके बाद हमने यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन कमीशन, यूरोपियन काउंसिल, सेंट्रल बैंक फॉर यूरोप, ये सारे के सारे कंसेप्ट किए हैं। इन कंसेप्ट को आप बार बार रिवाइज करो, कॉपी में नोट डाउन करो, मोस्टली क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे। जो हम ये पूरी सीरीज कर रहे हैं, करीबन हमारी कोशिश रहेगी कि अगले 1-2 महीने में जो प्रीलिम होने से पहले करीबन हम 150-200 लेक्चर डालें और जितने भी स्टैटिक कंसेप्ट बन सकते हैं जो एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है वो सब कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, टिल देन बाय, टेक केयर।